Hello everybody, you are watching me live. Do let me know that ma'am you're audible, visible and live. चलिए फटाफट से एक बार बता दें. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड लॉट्स ऑफ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सुधीर, मुस्कान, आमिर, देव, नुसरत. गुड मॉर्निंग रंजन, चांदनी, दीपा. चलिए बहुत सारे प्यारे बच्चे आ चुके हैं. क्लास को करते हैं स्टार्ट, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के साथ शेयर करनी है. वो ये है कि जैसा कि कल मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट हम आज के सेशन में सिविक्स करने वाले थे, मैराथन टाइप, जहां पर हम सारे चैप्टर्स रिवाइज करने वाले थे, वो आज हम नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम रीजंस. उसकी कुछ जो प्रिपरेशन थी, जो थंबनेल वगैरह होते हैं, सारी चीजें, उसमें थोड़ा सा जो है यहाँ पर कुछ चीजें थी जो अभी हमें लगा कि थोड़ा वेट करना चाहिए और उसके शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज है. लेकिन जो एक चीज आपको बतानी है वो ये है कि आज और कल दोनों दिन हम प्रीवियस ईयर ही करने वाले हैं. लेटर ऑन हम ये सीरीज शुरू करेंगे, उसका भी पूरा प्रॉपर जो है, जो नया शेड्यूल बनाया वो शेयर करेंगे आपके साथ. ठीक है, चलिए. बहुत बढ़िया सनी, निकिता, बहुत बढ़िया मनन, मानसी, रुबीना, बहुत बढ़िया. देखो थोड़ा सा हो जाती है चीजें, है ना, और हम कुछ सोचते हैं और हो कुछ और जाता है, तो वो तो इंसान की फितरत होती है. सो दैट्स नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, कोई चिंता परेशानी नहीं है. इतना तो मैंने आपको प्रॉमिस कर रही हूँ ये यहाँ पर खड़े होके, दैट अगर आप इतना भी तहे दिल से कर लोगे जितने प्रीवियस ईयर कराए जा रहे हैं. कल मैंने तीनों एनसीईआरटी बैठ के आराम से देखी है सिविक्स की, और मुझे कोई नया क्वेश्चन नहीं मिला जो हमने प्रीवियस ईयर में ना किया हो, या उसके साथ हमने कोई नए कंसेप्ट लर्न ना किए हो एनालिसिस में. तो आपको इतना तो मैं कह सकती हूँ 100% गारंटीड है कि अगर आपने दिल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लिया, देयर इज नो क्वेश्चन दैट विल हैम्पर योर मार्क्स. अच्छे से करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, ये नहीं कि हाँ पीडीएफ देख ली, पूरा पढ़ लोगे तो कोई भी तुमको नहीं रोक सकता है सिर्फ प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से ही. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है क्या करना है. ये जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, लगभग 40 क्वेश्चन करने वाले हैं आज के सेशन में. थोड़ा लंबा खींचेंगे सेशन को. ठीक है, चिंता परेशानी मत करो. बहुत सारे कंसेप्ट्स रिवाइज करेंगे, हर एक चैप्टर का आउटकम रिवाइज करेंगे. साथ ही साथ ये जो पीडीएफ होगी यहाँ पर आपको मिल जाएगी. यहाँ पर आप जाओगे तो बायो में टेलीग्राम लिंक की चैनल मिल जाएगी, जिसको ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं. ठीक है, चलिए शुरू करें क्लास को. ठीक है, तो यही बाकी इन्फॉर्मेशन थी. और एक जो सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि कुछ इस प्रकार से अब आपका जो है नया टाइम टेबल हमने नेक्स्ट 10 डेज में प्लान किया है. ठीक है, जो नेक्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल होगा उसमें बस इतना ही चेंज हुआ है. ओके, तो ये पूरा का पूरा एक सीरीज की तरह रहेगा. देखो ध्यान से सुन लेना. अब दिक्कत जो थी वो दो तरीके से आई कि अगर हम कंप्लीट एनसीईआरटी सिविक्स करा रहे हैं ना आपको, तो क्वेश्चन बनाने में भाई बहुत टाइम लग रहा था. और कल ये अनाउंसमेंट करी और आज एकदम से हम लोग चलो कंटेंट तो पढ़ा देंगे, समरी तो करा देंगे, लेकिन क्वेश्चन बनाने में 2-3 किताब से आपको पता है कितना टाइम लगेगा. हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन भी कराएंगे तो कितना टाइम लगेगा. तो इसलिए फिर थोड़ा समय ले रहे हैं, और बेहतर को भी बेहतरीन बनाने के लिए इसलिए हम इस सीरीज को 27 से स्टार्ट करेंगे. तब कि ये जो पूरा टाइम पीरियड होगा ना, तो ज्योग्राफी के भी नए क्वेश्चन बना लेंगे, हिस्ट्री के भी नए क्वेश्चन बना लेंगे. बस ये थोड़े से कारण रहे हैं. अदरवाइज आपका भला ही चाहते हैं, आपका बुरा तो नहीं चाहते हैं यहाँ पर कोई भी, है ना, आपका ही भला चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं. उसके बाद फिर यहाँ पर आपको पता है 3 दिसंबर को फुल मैराथन करेंगे. इसमें लगभग 100 क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, 100 प्लस ही करेंगे, बिल्कुल सही बात है, 100 प्लस क्वेश्चंस करेंगे. फिर आपका ये पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, और फिर मॉक पेपर करेंगे प्रॉपर पेडागॉगी के साथ साथ. यहाँ पर हर जो है यहाँ पर आपके साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज. ठीक है, ओके, इतनी बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो यहाँ पर ये नया शेड्यूल है और इसमें कोई भी चेंज आपको होते हुए नहीं दिखने वाला है. तो अगर आप लोग रेडी हो तो बताओ, पहला क्वेश्चन दिखाते हैं. आज सिविक्स कर रहे हैं और सिविक्स में 6 to 8 पूरा रिवाइज करेंगे कंप्लीटली. ठीक है, टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर आप जाओगे ये वाली आईडी पर. यहाँ पर जब जाओगे तो बायो में एक ब्लू कलर की लिंक होगी, एज सुन एज आप उस पर क्लिक करोगे आपको वो सीधा टेलीग्राम में ले जाएगा. ठीक है, रेडी हैं सभी प्यारे बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया. सो वी आर रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. करते हैं पहला सवाल. आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से करो. ठीक है, चलो जल्दी से करो. क्या होगा आंसर? मनन बेटा आंसर करेंगे, रोशनी आंसर करेंगे, रितलेश, दीनदयाल, सुधीर, सुमन, अनुष्का, बुशरा आंसर आना शुरू भी हो गया है. बहुत ही बढ़िया. चलिए इसको एक बार करते हैं. सुदर्शन वेरी गुड,
बुशरा बहुत बढ़िया, राखी बहुत बढ़िया। देखो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रीडेसेसर ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का पूर्ववर्ती कौन है? तो इसके पीछे ना हमारा जो चैप्टर है जुडिशरी, हमारा चैप्टर है जुडिशरी। क्या चैप्टर का नाम है? चैप्टर है जुडिशरी, यानी कि जो हमारी पूरी न्यायपालिका है ना। आपको पता है कि किस प्रकार से हमारी आज की न्यायपालिका चलती है। जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा न्यायाधीश है, वो किस प्रकार से कौन से सेक्शन को कैसे लेके चलता है, ये सारी कहानी हम जानते हैं। अगर मैम हम इसको एक ट्रायंगुलर सेक्शन में डिवाइड करें, अगर हम इसको एक ट्रायंगल बना के समझने की कोशिश करें, तो ये हमारी जुडिशरी है। अरे ट्रायंगुलर जुडिशरी है नहीं, हमारी जुडिशरी में एक हायरार्की है, और हायरार्की में हम लोगों को एक बात समझाई जा रही है शुरू से कि इस हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होते हैं हाई कोर्ट, और नीचे होते हैं लोकल कोर्ट्स। ठीक है, लोकल कोर्ट जैसे कि तहसील होती है, तालुक्स होते हैं। ठीक है, तहसीलदार बैठता है तहसील में, छोटे मोटे कास्ट सर्टिफिकेट वहां पर बनवाए होंगे, तुम लोगों ने जानते होंगे तुम लोग। तो ये हमारा क्या है? ये हमारे हायरार्की है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। वेरी गुड एवरीवन, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक कानून आया था। कानून कौन सा था? आइए समझते हैं। कानून था भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पता है ना तुमको, भारत सरकार जो है, भारत सरकार की में अंग्रेजों का राज था भाई, नाम को भारत सरकार कहते थे। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम आया था 1935 में, इसमें हमारे फेडरल कोर्ट को बनाने की क्या की गई थी? बनाने की पेशकश रखी गई थी। और उस दिन से यहाँ पर क्या हो गया था? एक फेडरल कोर्ट, यानी कि एक फेडरल कोर्ट बन गया था। लेकिन अभी तो हम लोग आजाद नहीं है। 1935 तक हम लोग आजाद थे क्या? हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था? आप बोलोगे कि नहीं मैम, रेडी तो बिल्कुल भी नहीं होता, अभी तो हम लड़ाई कर रहे थे अपने संविधान के लिए, अभी तो रिसेंटली में ही हमने सीडीएम वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जानना होगा कि लेटर ऑन जब हमारा संविधान बन जाता है, तो 1950s में जाके हम इसी फेडरल कोर्ट को, जो इस अधिनियम के तहत बना था, इसी के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट कहने लगता है। यानी कि एक तरीके से फेडरल कोर्ट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। तो अब आंसर क्या होगा बताओ जल्दी से। ठीक है, 1935 तक जो अंग्रेज हमारे लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आ रहे थे, उन्होंने हमारे यहाँ पर आके एक फेडरल कोर्ट बनाया था, है ना, फेडरल कोर्ट बनाया था ना। तो उसके बाद हम आजाद हो गए, हमने अपना संविधान बना के रेडी कर लिया, और 28 जनवरी को हमने अपने सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग सुनी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब मुझे ये कौन बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या सबसे बड़ा जुडिशरी का एक जो है यहाँ पर प्रेजेंट करता है? क्या हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट होती है? यस और नो, जल्दी से बताओ। क्या सुप्रीम कोर्ट आपको देखने को मिलेगा हाईएस्ट अथॉरिटी है? यस, डेफिनेटली ये हाईएस्ट है। इसने जो कमिटमेंट कर दी है, इसके बाद किसी की भी नहीं सुनता है। तो अब ये बताओ कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन यहाँ पर बैठे होते हैं, वो पोस्ट का नाम क्या होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से, क्या होता है उस पोस्ट का नाम? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, उसको हम कहते हैं सीजीआई, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट पोस्ट है जुडिशरी में। और भाई जितनी पावर जजों के पास है ना, किसी के पास नहीं है। तो रिमेंबर कि यहाँ पर सीजीआई अध्यक्ष होते हैं। भारत के पास एक ही सुप्रीम कोर्ट है, और वो नई दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, देयर आर ओनली वन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। इसने जो कमिटमेंट कर दी, इसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो, जल्दी से करो फटाफट से। What is implied by putting out system in the context of cloth industry in India? क्लास 7th का आखिरी चैप्टर है, A shirt in the making। आखिरी चैप्टर है शर्ट इन द मेकिंग। इसमें एक शर्ट आप तक कैसे पहुंचती है? आप जो, मैंने ये स्वेटर पहना हुआ है, अभी थोड़ी सर्दी आ गई, शर्ट नहीं है अब, मतलब शर्ट है हमारे पास, लेकिन अभी हमने स्वेटर पहना है क्योंकि सर्दी आ गई। एक ये स्वेटर या शर्ट या कोई भी चीज आप तक कैसे पहुंचती है, यही हम लोगों को इस चैप्टर में समझाया गया है। यानी कि मैम हम लोग धागा कहाँ से लाते हैं, उसको बुनते कैसे हैं, हम लोगों तक वो कैसे दुकान तक पहुंचता है, कौन कौन सी मार्केट्स होती है, यही इस चैप्टर में दर्शाया गया है। लेकिन हमसे पूछा है, चैप्टर का नाम क्या है? लास्ट चैप्टर है अ शर्ट इन मेकिंग। है ऐसा भी कोई चैप्टर है? हाँ है ना, अ शर्ट इन मेकिंग। ठीक है, चैप्टर का ये नाम है, और इसी में ही हमें एक
पुटिंग आउट सिस्टम समझाया गया है। क्या समझाया गया है? पुटिंग आउट सिस्टम। अब ये कैसे प्रणाली है, आइए देवी और सज्जनों इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान से सुन लो। अब जो है ये दादन व्यवस्था, मर्चेंट सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू द वीवर्स एंड रिसीविंग फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम हिम और हर, वीवर्स डायरेक्टली टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम द कंज्यूमर, अच्छा सीधा कंज्यूमर से ऑर्डर ले लेगा। मर्चेंट जो होगा यानी कि जो व्यापारी होगा द्वारा बुनकर के माध्यम से कपड़ों को कारखाने में बेचना और उसे कमीशन लेना, या बुनकर द्वारा सीधे कपड़े कारखाने में बेचना। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर हमारे सभी प्यारे बच्चे। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ए होगा। यहाँ पर पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब कुछ भी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्या हूं, मर्चेंट हूं, और मैंने मर्चेंट ने यानी कि मैंने एक व्यापारी ने क्या खरीद लिया, बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया, और वो कपड़ा किसको दे दिया? सीधा वीवर को दे दिया। सीधा वीवर को दे दिया और फाइनल गुड उससे ले लिया, जिससे मेरा बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा, और इसी को ही पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। और ये हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा चलता है। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं? इसी को ही पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। जब मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल वीवर को दे दे और वो बुन के अपनी कच्ची सामग्री उसको बढ़िया कुछ चीजें बना के दे दे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, यही बिल्कुल हाँ, रॉ मटेरियल और फाइनल गुड्स के बीच में जो रिश्ता होता है वही पुटिंग आउट सिस्टम होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट बुशरा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर बता दिया, आज थोड़े प्रूफ कम डाले हैं कि भाई ये यहां से आए वहां से आए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर से ये शॉर्ट इन मेकिंग से पुटिंग आउट सिस्टम का ही सवाल आ रहा है, उसके अलावा कोई ज्यादा सवाल है नहीं। मार्केट्स है, इससे पहले एक सवाल उससे मार्केट्स किस प्रकार की होती है ज्यादा वो सवाल आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, बिल्कुल किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखो, विच गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव वन, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? क्या वो एक तंत्रीय सरकार है, क्या वो राजतंत्र है, क्या वो लोकतांत्रिक सरकार है, या फिर वो क्या है, अबंधता यानी कि लेजे फेयर? बताओ। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ये हम लोगों का टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये जो हम लोगों को यहाँ पर दिख रही है मैम, ये हमारी क्या है, ये अलग अलग दुनिया में चलने वाली टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? अलग अलग भारत के नहीं पूरे दुनिया के हिस्से में चलने वाली सरकारें हैं। लेकिन मैम ज्यादातर जगहों पर आजकल डेमोक्रेटिक सरकार ही है, यानी कि जहां पर लोग वोटिंग सिस्टम करते हैं। पर क्या ऐसा हर कोई करता है? हर जगह वोटिंग हो रही है, हर जगह वोटिंग हो रही है। हम एक चैप्टर पढ़ते हैं वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लास 9 का जो है चैप्टर है, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर देखो, जो ऑटोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेट में कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, जहां पर कोई प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि तो वहां पर होगा ना जहां पर बहुत सारे लोग होंगे, जहां पर एक ही तंत्र है, एक ही इंसान है, वो ऑटो में बैठ के अपनी ऑटो खुद चला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होता है। फिर होता है मोनार्की। अब मोनार्की में राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, वो चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन किसी की है नहीं, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी मिलेगा, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये एक आर्थिक कंसेप्ट है, तो ये भी हम लोगों को यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। और बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये हमें कौन बताएगा? चलिए देखते हैं कि ये हमें कौन बताएगा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है। बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होती है? जब आप, वेरी गुड करिश्मा, है ना, बहुत बढ़िया, विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और उन पीपलों ने यानी कि हम पीपलों ने, हम लोगों ने एक इंसान को भेज दिया है कि भाई देखो, हमें तो अभी सीटेट क्लियर करना है, उसके बाद हमें टीचर बनना है, हमारे पास तो टाइम है अभी नहीं सरकार चलाने का कि हम तुमको बताएं कि ऐसे ऐसे कर लेना, ऐसे ऐसे कर लेना। हम तुमको एक जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तुम हमारे प्रतिनिधि हो। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, अब सब कोई तो मॉनिटर बन नहीं सकता, क्योंकि बाकी सब तो अपना सारा जो है काम करेंगे। तो जब भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये 543 लोग हमने कहाँ भेजे? ये 543 लोग हमने लोकसभा में भेज दिए, जाओ अपनी जिंदगी जी लो, है ना। ये हमने कहाँ भेज दिए? ये हमने लोकसभा में भेज दिए कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, और हम अपना काम कर लेंगे। अब पूरे भारत में होने वाली नई पॉलिसीज, पूरे भारत में होने वाला विकास, पूरे भारत में होने वाले नए नए डेवलपमेंट्स, यही लोग करेंगे, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल।
ठीक है, करोड़ों लोगों ने इन 543 लोगों को चुन के बोला, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना। और रिप्रेजेंटेटिव कैसे होते हैं वो मैम हम अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से, जैसे कि मान लो ये ए जगह है ना, ये बी जगह है और ये हमारी सी जगह है, तो ये एक तरीके से क्या है, कॉन्स्टिट्युएंसीज है। इस तरीके से हम अपने क्या है, ये हमारी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है जो जाके आपको लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगी। कि देखो यहाँ पर हीना कह रही कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी लेके आओ, बच्चे बहुत परेशान हैं, सीटेट की फीस थोड़ी कम करो, बच्चे बहुत परेशान है, यही तो बात आगे रखेंगे, है ना। ये अपने मैनिफेस्टो निकालते हैं। ऑटोक्रेट मतलब बेटा जो ऑटोक्रेट है, एक तंत्री है, वो जो बोल देगा वही होगा, उसको तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कल को उसने बोल दिया कि नहीं कल से सिर्फ काले कपड़े पहने, तुम बोलोगे कि अरे मेरे पास तो नहीं है ना। ऐसा होता है, ऑटोक्रेट देश है हमारे यहाँ पर कोई, बिल्कुल है। जो कोई स्नैपचैट ना चलाने दे तुम्हें, व्हाट्सएप ना चलाने दे, इंस्टाग्राम ना चलाने दे, है ना। बहुत बढ़िया, तो ये हमारा होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। अगला सवाल करो, अगला सवाल करो जल्दी से। निर्मल है हमारी क्लास में कोई? नहीं मैम, हम तो बिल्कुल भी निर्मल नहीं है। चलो, निर्मल गोज टू ऑक्शन एट 3 AM। भाई साहब 3 बजे पहुंच गया, इतनी एनर्जी। निर्मल एक नीलामी, निर्मल और नीलामी में पहुंच गया, वो भी 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है बताओ। चलो, बहुत बढ़िया। देखो, रिटेलर है वो, होलसेलर है, हॉकर है या फिर वेंडर है, जल्दी से बताएंगे। क्या वो 3 बजे पहुंच रहा है? 3 बजे पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सस्ता माल मिल जाएगा, है ना। जब भी हम मार्केट में सबसे पहले पहुंच जाते हैं तो हमें चीजें सस्ती मिल जाती है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें इसका एक सीक्वेंस समझना होगा। देखो, सबसे पहले होता है डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। और यहाँ पर जो भी सामान होगा ना, वो हद सस्ता होता है, मतलब हद सस्ता, मतलब हद सस्ता, ठीक है। जो चीज मार्केट में 2,000 की मिल रही है, इसके बाद वो 100-200 रुपए में मिल जाएगी, इतना सस्ता होता है यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटर अपना सामान देता है होलसेलर को, ठीक है। अगर आप शादी वगैरह की शॉपिंग करोगे ना, तो आप होलसेल में सामान लोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, है ना। अभी मेरे घर में जो है, मेरी कजिन की शादी थी, जो हमने सारी चीजें गई थी, तो हमें पता चला था, अच्छा ऐसे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिर आता है रिटेलर, और रिटेलर बेचता है सीधा कस्टमर को, जैसे यानी कि हमको मैम। जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं ना, तो उसने किससे लिया होगा, रिटेलर ने किससे लिया। अब हर कोई अपना प्रॉफिट देखेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अपना प्रॉफिट देखेगा, बिना मतलब तो बैठा नहीं हुआ है कोई। इसीलिए यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सामान हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ही महंगा हो जाता है ना। जब कस्टमर की बात आती है, हमारी बात आती है, तो कितनी महंगी हो जाती है चीजें। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी चीज है, अब देखो मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, है ना। 100 रुपए में खरीदी तो 120 में तो बेचेगा ही बेचेगा। 120 में खरीदी तो ये भैया 150 में चिपकाने की कोशिश करेगा। अब इसने 150 में खरीदी तो ये हमको 200 में चिपकाने की कोशिश करेगा। तो जहां पर तुम्हें 100 रुपए का जो है लागत भी नहीं आई, क्योंकि इसने भी तो किसी से सस्ते में खरीदा होगा ना। किसान ने भी अपना पूरा खर्चा पानी निकाल के, जो भी रॉ मटेरियल बेच रहा है उसने भी अपना बढ़िया से। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमारे किसान है ना, उनको फायदा नहीं पहुंच रहा है इसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से काम करता है। तो जो चीज 100 की है, मान लो 70-80 की भी बनी होगी प्रोडक्शन कॉस्ट, वो यहाँ पर आपको 200 की मिलती है। सब अपना बीच में वैसा खा लेते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, हाँ इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया करो। ये ऐसे छोटे मोटे नहीं दे रहे, 1 किलो सब्जी दे दो, नहीं देता है ये, ऐसे 100-100 किलो के जो है ट्रक भरते हैं ये लोग, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे 3 बजे जा रहा है और वेजिटेबल खरीद रहा है, वो भी क्या है, अब अपने नेबरहुड के वेजिटेबल सेलर्स को बेच रहा है, यानी कि रिटेलर्स को बेच रहा है, तो वो होलसेलर होता है। समझ में आ गया। तो ये क्या है, हाँ बिचौलिया है, होलसेलर है ये, ठीक है। ये होलसेलर है और ये थोक में देगा चीजें आपको। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे भैया एक दे दो, बचा है ना एक दे दो, मुझे तो एक ही चाहिए, है ना। जैसे बैग लेना है या कुछ और सामान लेना है, ठीक है। समझ में आया। ओके, किसान कहाँ फायदे में है, हर जगह किसान मारा मारी है भाई, बहुत मारा मारी। कोई भी किसान के बच्चे से पूछोगे कि वो अपने बच्चे को क्या किसानी करवाएगा, कभी कभी जिंदगी में हाँ नहीं भर सकते, बिकॉज बहुत सफर रहे भाई, नहीं है हमारी हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, नहीं है हमारे पास सब्सिडी किसानों के लिए, है ना। तो 2-3 हजार रुपए में क्या होता है किसान का, 6 महीने की फसल में 20-30 हजार की फसल बिक रही है, 6 महीने में 20-30 हजार रुपए आएंगे। वो भी इधर देने होंगे, किसी से कुछ खरीदा होगा, किसी से दुकान वाले से फर्टिलाइजर खरीदा होगा, पेस्टिसाइड करवा, आधा पैसा उधर चला जाएगा, हारी बीमारी में थोड़ा पैसा चला, क्या बचता है किसान के पास, कुछ नहीं बचता, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सरोजनी मार्केट नई दिल्ली, इसका बढ़िया एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया।
चलिए करिए। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस, ये मैंने आपको कराया है, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। लेकिन थोड़ा सा आज मैं इसको डिटेल में कराऊंगी आपको, ठीक है। ये हमारी क्लास 8 का बहुत बढ़िया से है, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है और सुंदर सा सवाल है। कह रहा है कि जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन की रूपरेखा स्पष्ट की गई थी, तो उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? क्या उसे संसदीय कहा जाता है, क्या उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट्री, फेडरल, प्रेसिडेंशियल या फिर डेमोक्रेटिक? लोकतंत्र तो नहीं होगा तो डी तो हटा देते हैं। ये तो मैम क्या है? ये तो पावर को डिवाइड नहीं, ये तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये क्या है? ये तो एक सरकार का प्रकार है, ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट हेड होते हैं। कहां पर? जैसे कि यूएस में अभी इलेक्शन हुए, तो यूएस में कैसी सरकार है? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल सरकार है, जहां पर प्रेसिडेंट अध्यक्ष है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म में प्रधानमंत्री यानी कि पीएम बहुत ज्यादा क्या होता है, जहां पर एक पार्लियामेंट होगा और उसमें अध्यक्ष पीएम होंगे। तो यहां पर बचता है फेडरल, और फेडरल ही हमारा सही जवाब है। देखो, संघ सरकार जो है वही ये दर्शाती है। अब संघ सरकार भी हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो क्लास में मुझे आपको पढ़ाना था, फिर हमने जल्दी जल्दी में क्लास कुछ सी रीजन की वजह से एंड करनी पड़ी थी उस दिन। अब देखो, ध्यान से पढ़ लेना, इसमें रिविजन है बहुत तगड़ा, ठीक है। रिविजन कर लेना। फेडरलिज्म मतलब होता है संघीय, या फिर क्या बोलते हैं इसको, संघवाद बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये संघवाद क्या है, क्यों है, कैसे है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ये जो हमारा पूरा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ही होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? ध्यान से सुनना, लिख रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ऑब्वियसली कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उसका जो वितरण है वो सरकार के भिन्न भिन्न लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अगर हम एक ही इंसान को सारी पावर दे देंगे तो वो 100 का 100% नहीं, 1000% उस शक्तियों का फायदा उठाएगा, ठीक है। तो जब भी शक्तियों का वितरण किया जाता है, ठीक है, जब भी शक्तियों का वितरण किया जाता है, ठीक है, तो क्या है, अलग अलग सरकार की प्रणालियों में, सरकार की अलग अलग प्रणालियों में जब पावर का वितरण किया जाए, उसको दो लोगों के बीच में बांटा जाए। देखो ध्यान से सुन लो, अगर मान लो कि तुम लोग दो भाई बहन हो या तीन भाई बहन हो, अगर तीनों भाई बहनों को क्या नहीं मिलेगा, अगर तीनों भाई बहनों को बराबर हक नहीं मिलेगा, तो भैया एक अपना बहुत एटीट्यूड में चलेगा, किसी की भी नहीं सुनेगा। वो जो चाहेगा, जब तुमसे कुछ भी काम करवा सकते, अरे जो तुमने मेरा काम नहीं, तुम्हें चिप्स नहीं दूंगा। तो इसी प्रकार से अगर हम इसे बहुत बड़े लेवल पर सोचे, तो हम अगर एक इंसान के हाथ में सारी पावर दे देंगे तो वो डेफिनेटली फायदा उठाएगा अपनी पावर का, और रूट लेवल तक, जड़ तक वो विकास नहीं पहुंच पाएगा। और इसी पूरे फंडे को क्या कहते हैं? इसी पूरे फंडे को फेडरलिज्म कहते हैं। अब ध्यान रखना, फेडरलिज्म दो प्रकार से हमारे भारत देश में निभाया जाता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही हो, कहीं और भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ये है, हमारे भारत में एक यूनिक चीज है जहां पर दो लेवल है। एक लेवल होता है हॉरिजॉन्टल, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में। एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ही कैसी होती है आपको पता है? एक होता है हॉरिजॉन्टल लेवल और एक होता है वर्टिकल लेवल। कौन सा लेवल? वर्टिकल। बताओ दिक्कत परेशानी कोई? अब हॉरिजॉन्टल में तीन हमारे पास स्ट्रक्चर हैं। ये हमारा क्लास 10 तक का कंसेप्ट है और ये हमारे पेपर में, आगे आने वाले पेपर्स में बहुत ज्यादा चीजें आएंगी समझ में। हॉरिजॉन्टल में तीन लेयर हैं, ठीक है, लेकिन मैम वो सेम लेवल पर हैं, तो हॉरिजॉन्टल को हम क्या कहेंगे? सेम लेवल पर, और ये सेम पावर भी शेयर करते हैं, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है। जिसमें कि आपका सबसे पहले लेजिस्लेचर आएगा, इसको एक आम भाषा में समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर आएगा एग्जीक्यूटिव, और फिर आएगी आपकी जुडिशियल। अभी देखो ध्यान से सुनना, एक बहुत बढ़िया बात बताएंगे। अब आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हो। वो तरीका क्या होगा? ध्यान से सुनना। कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करवाने वाला, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको सजा सुनाने वाला। तो तीनों के बीच में एक रिश्ता है,
तीनों के बीच में एक रिश्ता है। कल को जुडिशरी लेजिस्लेचर को फटकार लगा सकती है कि अरे ये कैसा कानून पास कर दिया कि कल को सिर्फ ब्लैक कपड़े पहनना अलाउड है। तो ये तीनों सेम लेवल पर सेम पावर शेयर करते हैं और ये भी हमारा फेडरलिज्म का ही एक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आई। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिकल। वर्टिकल कुछ इस प्रकार से शुरू होता है जहां पर पावर ज्यादा से कम होते हुए नजर आएगी या कम से ज्यादा नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत है, क्या उसको भी इतना पावर मिलता है जितना कि एक केंद्र सरकार के पास है? लोकल गवर्नमेंट से ऊपर जाएंगे तो राज्य सरकार मिलेगी और राज्य सरकार से ऊपर जाएंगे तो संघीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी, जिसको हम यूनियन सरकार भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सरकार भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल लेवल है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है। बात कुछ भी समझ में आई तो, दिक्कत परेशानी आई तो बताओ। अब ये जिसने पूरा कंसेप्ट समझ लिया उसने फेडरलिज्म का सब कुछ पढ़ लिया। तो जहां पर शक्तियों का वितरण दो प्रकार से हो रहा हो, ठीक है, तो कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करवाने वाला। अब एग्जीक्यूटिव कैसे होते हैं? एमएलए एमपीज होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स इसी में आते हैं, है ना। आईएएस ऑफिसर हो गए, पुलिस हो गए, सिपाही हो गए, सब कुछ इसी में आता है एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशरी में सारे लोग पता ही है तुम्हें। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम लोगों को जो है पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्या होता है? संघवाद होता है। अब आंसर आप लोग कर लोगे आराम से। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी हम फेडरलिज्म के करेंगे, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, बताओ, जल्दी से करो क्वेश्चन को फटाफट से। और ये पीडीएफ में आधे क्वेश्चन कट जाते हैं, पता नहीं क्या है, क्या दिक्कत है हमारे क्वेश्चंस को भी। थोड़ी प्रैक्टिस की नीड है। देखो, अगर आपको ये लगता है ना कि तुम्हें समझ तो सब आ जाता है, लेकिन जब तुम पेपर देने जाते हो तो तुम्हें ये नहीं पता आंसर कौन सा है, विच इट क्लासिफाइज कि आपको रिवीजन की बहुत नीड है। यू नीड टू रिवाइज एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। चलो, ओके, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? ये हमारा चैप्टर है, विमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, बता रहे हैं। इसका प्रूफ डालने का मन तो था, मैंने सोचा लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ा देते हैं। विमेन अराउंड द वर्ल्ड, विमेन चेंज द वर्ल्ड, सॉरी, विमेन चेंज द वर्ल्ड, पेज नंबर 59। अगर एनसीईआरटी है तो खोल के देख लो। पेज नंबर 55 पे इस मतलब अगर ये पेज है पूरा का पूरा, एक इस तरफ बॉक्स में उनकी फोटो लगी हुई है और उनके बारे में पूरी कहानी लिखी हुई है। पेज नंबर 51 पे जाओगे तो वो पूरी कहानी मिल जाएगी। और ये जो आपकी पंडिता रमाबाई थी, इनको पंडिता का जो टाइटल था वो इसलिए मिला था बिकॉज वो है संस्कृत पढ़ सकती थी और संस्कृत लिख सकती थी। हाँ जी, इसीलिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में विद्वान बनना सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स को अलाउड था, यानी कि ब्राह्मण्स को ही हम लोग क्या कहते थे? पंडित कहते थे। एंड दे वर ओनली अलाउड टू स्टडी संस्कृत एंड हेंस शी वाज गिवन द टाइटल पंडिता, क्योंकि वो लिख पढ़ पा रही थी संस्कृत में। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने उनका विद्रोह भी किया कि अरे भाई ऐसे आप कैसे पढ़ सकते हो, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करके, और ये हमारा इसीलिए दिया भी हुआ है। शी वाज कॉल्ड अ पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट इन संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल महिलाओं ने जो यहाँ पर क्या है दुनिया बदली, उसी में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर नहीं दी गई है कि वो ब्राह्मण फैमिली में उनकी शादी होती है या वो प्रीस्ट बन जाती है, हमें सीधा दिया गया है क्योंकि वो संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। और इसका कारण ये है कि जो संस्कृत पढ़ लेता था वो ज्यादातर ब्राह्मण्स होते थे और ब्राह्मण्स को हम लोग पुरुषोक्ता के हिसाब से पंडित कहते थे। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए, ओके, चलो, बहुत बढ़िया। ये हमारा पूरा का पूरा है, आपको पूरी डिटेल बता दी। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। एक पेडागॉजी का भी छोटू सा आप इसको समझ सकते हो, क्लास में हम लोग करेंगे, ऐसे बीच बीच में क्वेश्चन आ जाएंगे। अब करो जल्दी से। एक टीचर है, यानी कि आपकी बात हो रही है, आप एक टीचर हो, कक्षा में थैंक गॉड अध्यापक लिखा और अध्यापिका नहीं लिखा आज तो फाइनली। कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है। बिल्कुल सही बात है। इस विषय पर चर्चा में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? अच्छा, इक्वालिटी बतानी है और कौन सा उदाहरण यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़ा होना, खचाखच भरे हुए स्टेडियम में लोगों का राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाना, सरकारी अस्पताल के सामने लोगों की पंक्तिबंद खड़े होना, लोगों की सिनेमा की टिकट खरीदने के लिए पंक्तिबंद खड़े होना। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इक्वालिटी दिखानी है। क्या हर कोई मूवी देख सकता है? क्या हर गरीब भी सिनेमा हॉल की में जाके मूवी टिकट्स खरीद सकता है? नहीं ना। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही जाएंगे, गरीब को तो फ्री में मूवी नहीं दिखाई जा रही है। तो डेफिनेटली यहां पर इक्वालिटी का कोई भी बात नहीं हो रहा है। इक्वालिटी की बराबर का अधिकार यहां पर नहीं दिया जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो आगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो पीछे, राइट। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगेन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इक्वालिटी है, नहीं मैम, अमीर इंसान आएगा ही नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो तो एकदम एसी जैसे जो है सूट में जो है उसका इलाज होगा, बढ़िया उसकी सर्जरी होगी पैसे वैसे देके। यहां पर भी इक्वालिटी का हमें कोई भी एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद मिलता है स्टेडियम जो खचाखच लोगों से भरा हुआ है और नेशनल क्रिकेट टीम को चेयर कर रहा है। स्टिल गरीब लोगों को जाने का मौका दिया जा रहा है। क्या सभी को क्रिकेट पसंद है? यहाँ पर तो कोई इक्वालिटी नहीं है। क्या पता कोई फुटबॉल बहुत पसंद करता हो, क्या पता कोई बैडमिंटन बहुत पसंद करता हो। यहाँ पर तो इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में बात हो रही है क्या? आइए देखते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़ा होना, एग्जैक्टली। अमीर भी आएगा, गरीब भी आएगा, आप कैसे दिखते हो, क्यों, कहां से आए हो, कौन सी जाति से आए हो, कौन से धर्म से, आपका पैसा, रुतबा, शोहरत कुछ भी नहीं देखा जाएगा। देखा जाएगा तो आपका अधिकार देखा जाएगा, और वो है बराबरी का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या है, हम लोग यहाँ पर इलेक्शन में वोट देने जब जा रहे हैं तो इक्वालिटी एकदम 10 on 10 है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो जहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही है जहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। क्या और कोई ऑप्शन हो सकता है वोट देने का कि अरे नहीं तुम अपने घर से बैठ के वोट दे लो, एसी हम तुम लोगों के लिए एसी चलवाएंगे, यहाँ पर बढ़िया सुख सुविधा, तुम्हारे लिए वीआईपी लाइन लगवाएंगे वोटिंग देने के लिए। वो तो अनइक्वालिटी हो गई ना फिर से। लेकिन यहाँ पर भैया सेम लाइन में लगो, बढ़िया से लगो। हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए थोड़े प्रावधानों में बदलाव कीजिएगा, क्योंकि वो तो सीनियर सिटीजन है ना, उतना तो करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करो। सब प्रीवियस ईयर है, लेटेस्ट कर्म ताजे ताजे। चलो करो। कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जनस्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक रेस्तरां, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान तक पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, द्वितीय प्रतिनिधिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपयुक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? ऐसा होता था क्या कि लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेशन देख, ऑब्वियसली धर्म के, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उनका जन्म कौन सी कैटेगरी में हुआ है, वो कैसे दिखते हैं, होता था भेदभाव। हमने बोला अब नहीं होने देंगे, एक नया आर्टिकल्स लेके आएंगे। अंशु बेटा बहुत बढ़िया, विकास, स्वीटी बहुत बढ़िया, जेबा बहुत तेजी से, वंशिका, पर्णिका बहुत बढ़िया बेटा। आंसर करेंगे 21A 15 343। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। 343 जो है हमारा आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कस करता है। कौन सी है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज? जो हमारी ऑफिशियल कागजी कार्रवाई इंग्लिश में होगी और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को दिया जाता है और देवनागरी स्क्रिप्ट है। कल को सवाल आ जाएगा कि आर्टिकल 343 हिंदी के बारे में बात करता है। यस, कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में बात होती है किसी भी प्रकार का ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार का बंधुआ मजदूरी, जबरदस्ती किसी से बंधुआ मजदूरी करवाना, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर का यहाँ पर बहिष्कार होता है। बचता है 15 और 21A, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ जी बेटा बहुत बढ़िया। रश्मि वेरी गुड, समीर बहुत बढ़िया, आराधना वेरी गुड बेटा, जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल 21A बात करता है यहाँ पर
6 to 14 जो ईयर्स के बच्चे हैं उनसे आप क्या नहीं करवा सकते हो, उसकी बात हो रही है। फिर आप यहाँ पर देखोगे आर्टिकल 15 ही हमारा सही आंसर है, जो कि सभी प्यारे बच्चों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया, ठीक है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रावधान दिया है हमारे आर्टिकल 21A में, ठीक है। तो किसका? शिक्षा का अधिकार। एज ग्रुप भी पूछा जा सकता है कल को आपसे डेफिनेटली। तो शिक्षा का अधिकार तो बचता कौन सा है यहाँ पर? हमारा ऑप्शन नंबर बी बच जाता है, ठीक है। तो बी हमारा बच जाता है और बी ही हमारा होगा कि आप जब 15 साल के हो जाओगे तो उस दिन से आपके साथ ऐसा, आप इसको याद रखने के लिए, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आप किसी भी जगह पर मस्त आराम से जा सकते हो, बस आपका इंसान होना जरूरी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सुंदर होगा। और बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं वैसे पेडागोगी में, लेकिन आप लोग अगर कर लोगे ना बढ़िया से तो हो जाएंगी सारी चीजें। जितनी क्वेश्चन, आज हमारी 14th क्लास है, यानी कि लगभग अगर हम हर क्लास में भी 20 या 15 भी क्वेश्चन करके आएंगे तो तुम सोचो कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। और जब मैंने आपको शुरू के भी सेशन में बताया, जब हम शुरू की क्लास कर रहे थे, तो मैंने ये चीज नोटिस करी, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी मैंने पूरी खंगोली, पूरा जहां से जो भी क्वेश्चन बन सकता था, कितना भी हार्ड, हम वो हर चीज कर चुके हैं इन 14 क्लासेस में। तो ऐसा मुझे कुछ भी नया नहीं मिला कि भाई बहुत चक्के हो गए देख के, अरे ये क्या मिल गया। सब मैंने को लगा कि अगर बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम क्या प्रीवियस ईयर पढ़ के आपके हो सकता है, या कोई किसी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके हो सकता है, तो आई वुड से यस यस एंड अब भी यस हो जाएगा, ठीक है, अगर टाइम नहीं है। लेकिन अगर भाई पढ़ लो थोड़ा, एनसीईआरटी बाद में काम ही आनी है ना, ठीक है। वेरी गुड चांदनी। चलो बेटा करते हैं क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्या करना है, एकदम फौजदारी कानून है, बिल्कुल एकदम सूली पे चढ़ाने वाला है ना। चलो, अ कपल वांट्स टू अप्लाई फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स, नहीं नहीं बहुत इतना बड़ा क्राइम कर दिया, डिवोर्स मांग लिया, बाप रे बाप, है ना। तो पति पत्नी सहमति से जो है अपना भैया क्या करना चाहते हैं, दोनों तरफ अलग अलग होना चाहते हैं। अभी तुमसे पूछेंगे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन ए के बारे में, तो ये नहीं हो सकता, ये कोई कानूनी, अरे भैया क्रिमिनल थोड़ी है, दोनों ने कुछ ऐसे एक दूसरे को अभी मारा थोड़ी, डिवोर्स ही तो चाहते हैं। A sister asks for a share in her parents' property, एक बहन है अपने माता पिता की संपत्ति में हक मांगना चाहती है। तो जितनी भी बहनें हमारा जो है, और जितने भी भाई देख रहे हैं, अपने बहनों से डर के रहा करो, कल को तुम्हारी संपत्ति ना हड़प ले। तो ये हमारे संविधान में जो है प्रावधान दिया है। अच्छा, इसको कहते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये भी हमारा महिलाओं वाले चैप्टर में है। अच्छा, इसका ईयर कौन बताएगा? 2005 की 6, ये पढ़ लेना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस कानून के हिसाब से जो है। और ये स्टेरियोटाइप होता था, है ना, स्टेरियोटाइप होता था कि भाई नहीं ले सकती थी, है ना, कि अरे लड़की है तो वो तो अपने कहाँ चले जाएगी, क्या बोलता है उसको, अपने ससुराल चले जाएगी, और उसको कोई हक नहीं, नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अगर मान लीजिए कोई सिंगल चाइल्ड है तो उसको किसको मिलेगी वो प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर पेरेंट चाहे तो अपनी बेटी को भी अपनी संपत्ति का अधिकार देता है। अभी अपने घर पे फोन लगाएंगे, है ना, आधी संपत्ति हमारे नाम करो, ठीक है भी नहीं कोई संपत्ति तब भी। तो 2005 का ये सक्सेशन जो है एक्ट है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ लेना, बहुत मारेंगे वरना, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई क्राइम नहीं है, वो मांग सकती है, ये तो अधिकार हो गया ना। उसके बाद फागुन के भाई ने उसका प्रत्येक मकान बिना उसकी अनुमति की बेच दी, तो ना बड़ा क्राइम। अरे भाई उसकी अनुमति के लिए इसलिए बेचा होगा ना कि उसकी अनुमति की नहीं होगी वहां पर नीड, कागज उसी के जो है नाम होंगे, तो उसने कागज, अब जब मान लीजिए मैं अपना घर बेचना है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अपने घर के कागज उठाए और मार्केट में बोल दिया अरे इसको बेचना है और मेरे घर वालों को पता ही नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई जिसके नाम घर होगा वही तो बेच पाएगा बिना किसी इंटरफेरेंस को, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो फागुन के भाई ने बढ़िया कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर ऐसा नहीं करा है। बचता है एक गर्ल जिसको, एक लड़की को घर से बस स्टॉप पर जाते हुए लड़कों का एक समूह तंग करता है, और ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी हमारे क्लास में जिसके साथ ऐसा कुछ भी हैरेसमेंट या जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर तंग करना किया गया हो। हर लड़की ने अपनी लाइफ में ये देखा ही देखा होता है, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, इट इज अ क्रिमिनल लॉ कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। शिवांश कह रहा है कि लो अब तो प्रॉपर्टी भी गई, हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। लड़कियों ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हो, अपने घर जाओ और वहीं पर खुश रहो, ठीक है। देखो वैसे एक बात बोले, बड़ा मन कहने का मन कर रहा है, वैसे लड़कियों की लाइफ कितनी मस्त है ना, उधर जाओगे तो उधर भी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा, इधर हो तो इधर भी प्रॉपर्टी का हक मिलेगा। पता नहीं कौन वो लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियों के घर, अरे लड़कियों के तो हर जगह घर होते हैं, ठीक है। थोड़ा ही मजा आया ये तो सुन के कि भाई हमारे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है, इधर भी और उधर भी, जिधर भी भेजोगे मजे मजे, ठीक है। चलो बहुत मजा आया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, बहुत हो गई बातें शातें, चलो करो। पढ़ाया है ये भी देख लो किस प्रकार से घुमा के पूछा है ना।
लड़कों के दोनों हाथ कढ़ाई में और, है ना। चलो बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ? अब वो ना अपनी अपनी देखने का नजरिया होता है, तो मैंने इस नजरिए से देखा, इधर भी प्रॉपर्टी, उधर भी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से बताओ। सिविल राइट्स मूवमेंट एक चलाया गया था 1964 में, साल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साल मतलब एक कानून आया था, सिविल राइट 1964 एक अधिनियम पास हुआ। होता ये था कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। साहिल, ओमी, मुस्कान, प्रतिभा, प्रगति, चलिए बहुत ही बढ़िया एवरीवन। देखो ये ना एक महिला थी, रोजा पार्क। ठीक है, रोजा पार्क एक महिला थी। ये हमारा चैप्टर 1 है, इक्वेलिटी, बराबरी, समानता, और इसी में ही चैप्टर के लास्ट में एक एग्जाम्पल है रोजा पार्क का, है ना। ये कोई पार्क नहीं था, ये महिला थी, रोजा पार्क महिला थी। और ये महिला ना बस में बैठी हुई थी, और बस में बैठी हुई थी जब, तो एक आते हैं अमेरिकन पुरुष, अमेरिका की बात आई है ना ऑब्वियसली, क्योंकि यूएस का ऑप्शन लिखा हुआ है ऊपर, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वो बोलते हैं कि आप मेरी सीट से खड़े हो जाओ। वो बोलते हैं किस खुशी में भाई, मैं जो पहले आ गया वो बेटर रहेगा, तुम कौन होते हो मुझे सीट से उठा रहे हो। तो वो सीट से उठने से मना कर देती है कि मैं नहीं उठूंगी, और उसको उठाया इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिकन बोलता कि मैं तो व्हाइट हूं और मुझे बैठने का अधिकार है और तुम खड़ी हो जाओ। तो रोजा पार्क विरोध करती है इस चीज का और वो नहीं उठती है। और वो एक ब्लैक विमेन थी, यानी कि वो अफ्रीकन अमेरिकन विमेन थी। ठीक है, मतलब दोनों ऑब्वियसली यूएस में रह रही तो वहां का उसने अधिकार वगैरह ले लिया होगा, लेकिन वहां के लोगों के साथ भेदभाव होता था। और उस दिन उसने उस विद्रोह के कारण एक पूरा दंगा जो है, एक तरीके से एक नया आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और उस आंदोलन के बाद 1964 में इक्वल राइट्स मिल जाते हैं दोनों सिटीजन को। जो उनकी नस्लीय भेदभाव होता था, ब्लैक और व्हाइट का जो डिफरेंस होता था, वो लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करते हैं, एंड देन दे गॉट इक्वल राइट्स। और फिर उस दिन से लेके आज तक इन लोगों को क्या मिल जाता है? सेम अधिकार मिल जाता है। आप कैसे दिखते हो, क्यों दिखते हो, उसका कोई सवाल नहीं होगा। आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये जो रोजा पार्क महिला थी, ये बस में बैठी हुई थी, अपने काम करके घर वापस जा रही थी। एक व्हाइट गोरा आदमी आता है और इनको उठाता है कि तुम काले हो, तुम नहीं बैठ सकते हो। और उस दिन से यहाँ से एक जो है एक प्रकार से एक नया आंदोलन चलता है। आंदोलन सक्सेसफुल होने के बाद 1964 में यह अधिकार दे दिया जाता है कि अब सारे नागरिक, चाहे वो कैसे भी हों, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। किसी को नस्लीय आधार पर, खुशबू बेटा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए करते हैं सवाल को, अगला सवाल करो क्वेश्चन को। ऐसा नहीं हो सकता कि ये नहीं पढ़ाया हो। कोई सवाल है ऐसा नहीं बन रहा है और पहले कराओ। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख रहे हो तो आज ही बन जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखो, 13-14 वीडियो पड़ी हुई हैं। ये भी तो बात समझो ना। चलो जल्दी से करो, फटाफट से करो सवाल को। कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडेड टू, संविधान की समवर्ती जो सूची जो है उपलब्ध कराई गई। क्यों? कोई भी कर लेगा। मोनू, अंजलि, तमन्ना, पल्लवी, मुस्कान, अब्दुल, मोनू बेटा बहुत बढ़िया, विकास, कल्पना। कोई हमको कल बोल रहा था कि अरे आपकी क्लास में तो लड़के जवाब ही नहीं देते, आप देखो जरा, है ना। चलो बहुत बढ़िया साहिल, सविता, वेरी गुड। चलो बहुत तेजी से आंसर आ रहे हैं, लेट जस्ट डू दिस। अब आपको पता है कितनी लिस्ट है हमारे पास? कितनी लिस्ट है हमारे पास? मैम सी फॉर सिटीजन। अच्छा जी, हमें तो लगा सी फॉर जो है बदमाश चोर होता है। चलो बहुत बढ़िया, करते हैं यहाँ पर सवाल को। मैम 3 लिस्ट होती है, आपको तो पता ही है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। समझाया था प्रीवियस क्लास में, अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए सवाल। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है कि देखो मैम, ऐसा होता है ना कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो 2 लोगों को मिलके लेने होते हैं, है ना। 2 लोगों को मिलके लेने होते हैं, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं। अब मान लीजिए तुम्हारी कल को शादी हो जाती है और तुम खुद ही जो है सारा कुछ करने लग जाओ, है ना। कल को नया फोन खरीद के लाओ, नई प्रॉपर्टी खरीद लो, और तुम्हारे जिसके साथ तुम्हारी शादी उसे तुम बताओ नहीं तो लड़ाई होनी तो तय है। तो यानी कि आपके जो रिश्ते होंगे वो कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि एक ऐसी सूची में जो संवर्ती
मध्यवर्ती होगी, जिसमें दोनों लोगों का क्या चाहिए, सहयोग चाहिए होगा। तो दोनों लोग कौन से हैं, जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हमें यूनियन और स्टेट दोनों का ही क्या लेना पड़ता है, ओपिनियन लेना पड़ता है कि भाई देखो दोनों के भले के लिए कुछ चीजें हो रही है ना। कल को तुम भाई अपने जो है घर पे चले जाओ बिना बताए, अरे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो यूनियन और स्टेट का जब भी यहाँ पर क्या होगा, जो एक रिश्ता होगा वो बनाया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो श्योर की जाएगी। तो बताओ कहाँ लिखा हुआ है, स्टेट में कौन लेगा, स्टेट के डिसीजन स्टेट खुद लेगी, राज्य खुद लेगी। यूनियन में कौन लेगा मैम, यूनियन खुद लेगा। ठीक है, एक बच्ची कुछ लिस्ट भी होती है, वो भी याद रखना, अगर कल को पूछ ले तो वो होती है रेसिडरी लिस्ट। ये कंसेप्ट थोड़ा सा क्लास 10 तक जाता है, लेकिन फिर भी तुमको बता दिया है। और यहाँ पर रेसिडरी में सिर्फ यूनियन लेता है, ये एक संविधान के काफी बनने के बाद ऐड करी गई थी। ठीक है, क्योंकि तब ये थी नहीं जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं मैम, ऑटोनॉमी ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्टेट नहीं मैम, इंश्योर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी यस मैम, क्रिएट ए सेपरेट कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नो नो नो। ठीक है, ये हमारा जो है बेल्जियम का एक एग्जांपल है जहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी, क्लास 10 का जो है कंसेप्ट है पावर शेयरिंग चैप्टर का। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये बातें पता होनी चाहिए। कॉन्करेंट लिस्ट, अच्छा अब कॉन्करेंट लिस्ट के एक दो टॉपिक तो बता दो, कॉन्करेंट लिस्ट के एक दो कुछ मुद्दे तो बता दो, क्या आता है, ऐसा कौन से मुद्दे होंगे जो लोगों को मिलकर लेने पड़ेंगे, कौन लोग, अरे संघ और सरकार, कौन सी, यूनियन वाली, एजुकेशन होगी, बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन हो जाएगी। ठीक है, एजुकेशन हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, शिक्षा, बिल्कुल भाई, मान लीजिए कोई शिक्षा में बदलाव होना है, यूनियन में बदलाव हो चाहे राज्य में बदलाव ना हो, बच्चे को ट्रांसफर हो, बच्चों को पता ही नहीं, अरे हमारे तो एजुकेशन के साथ खेला जा रहा है। फिर आती है पुलिसिंग, पुलिसिंग नहीं बेटा, पुलिस स्टेट में आएगी, बिल्कुल गलत, पुलिसिंग आएगी स्टेट में। अब यूपी पुलिस को पता है ना उनके लोगों को कितनी सैलरी देनी है, महाराष्ट्र पुलिस को देना है कि महाराष्ट्र पुलिस को कितनी ज्यादा देनी है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में आता है अडॉप्शन, अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है। ठीक है, उसके बाद आती हैं शादियां। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि हमारे किस में आते हैं, कॉन्करेंट में आते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। बैंकिंग आएगी यूनियन के पास प्रॉपर, करेंसी आएगी यूनियन के पास, बड़े मुद्दे, डिफेंस आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा, भैया मिलने मिलने जाना है किसी से बाहर देश वेश से, है ना। अगर मान लो भाई हमारे देश में यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो हम कर्नाटका के सीएम को थोड़ी बुलाएंगे, सीधा पीएम जी उनसे बात करेंगे ना सारी चीजों के बारे में, नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखनी होंगी। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब ये मैं आपको नहीं बताने वाली हूं, और ये क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। बताओ जल्दी से, ये हमने आपके साथ डिस्कस करा है। हाँ, जो मूवी है ना टू स्टेट्स, उसमें दो लोगों की शादी होती है ना, चेतन भगत की बुक के ऊपर, वो जो है आई थिंक आदित्य नहीं, आदित्य रॉय नहीं, आलिया भट्ट और कोई है उसमें, अभी याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो बताओ, अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में अगर पावर शेयर हो रही है तो उसको कौन सा कहते हैं, सेम लेवल पर है ना, तो उसको कौन सा कहेंगे, क्या उसको हॉरिजॉन्टल कह देंगे, क्या उसको फेडरल कह देंगे, क्या उसको वर्टिकल कह देंगे, क्या उसको लैटरल कह देंगे, बताओ जल्दी से। जहां पर पावर को शेयर किया जा रहा है कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फटाफट से बताओ। अरे बी नहीं होगा रे, पूरा लिख दिया ना, पूरा लिख दिया है। ऑर्गन्स हैं, तीनों ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनकी फेफड़े फेफड़े का काम कर रहे हैं, दिल दिलों का काम। अब सही बदल गया ना आंसर, वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पर अब आंसर बदलो, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। अभी समझाया है, चलो एक बार देख के आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ले ली है, लेकिन मैम रिवीजन से हो जाएगा, बार बार हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल अभी पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल कौन सा वितरण हो रहा है, ये देख लो यहाँ पर लिखा है, पढ़ाया है, बदलो आंसर को। ठीक है, अब अपना आंसर बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे, आंसर बदलेंगे और आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म में फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में दोनों आएंगे, लेवल भी आएगा और ऑर्गन भी आएगा। ठीक है, ऑर्गन अपना अपना काम है ना सबका, आंखों का देखने का काम है, कानों का सुनने का काम है। ऐसा नहीं तो आज कान बोले कि आज तू देख ले और तुमको इधर से दिखने लग जाए साइड का, ऐसा तो नहीं होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला काम करते हैं, अगला काम करें, अगला जो है क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ। राजतंत्रीय सरकार निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है, द सिटीजन आर अलाउड टू इलेक्ट देयर ओन मोनार्क। हाँ, सिटीजन को अपना अपना राजा चुनने का मौका मिलता है ना, हमें आज हम तुमको रानी चुनेंगे अपनी जिंदगी की,
है ना। चलो बताओ, राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़ा कर सकते हैं। हाँ, हम तो बहुत पूछ पाते हैं ना राजा रानी से कि तुम इतना ज्यादा पैसा खा, जो तुम्हारी दासी हैं इनकी तनख्वाह कितनी देते हो, हमें भी तो बताओ। ठीक है, उसके बाद आता है कि मोनार्क हैज एब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं, या फिर अंतिम निर्णय लेने पर शक्ति और राजा रानी के हाथों में नहीं, किसके हाथों में होता है, नागरिकों के हाथों। अरे ऐसा नहीं है, ये तो किसके हाथ में होता है, फाइनल डिसीजन जो है किसके हाथ में, तो वो तो डेमोक्रेसी होती है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। डेफिनेटली ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैम डिसीजन सिटीजन से नहीं पूछा जाता है। सिटीजन कौन सा राजा रानी को वोट देने जाएंगे अगर हम मोनार्की देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है ना। एक आपको पता हो, एक लुई 16 नामक जो है राजा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा है, या चैप्टर 9 का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन करके एक चैप्टर है, उसमें लुई 16 होता था। अब लुई 16 15 14 चला आ रहा है अपना मन मर्जी से, तो उससे लोगों से पूछा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या है, क्या लोग उससे सवाल कर सकते हैं, नहीं। उसकी रानी थी एक मैरी एंटोनिएट, किसकी, लुई 16 की एक रानी थी मैरी एंटोनिएट, हार पहनती थी उतने बड़े बड़े, लोगों को खाने के लाले पड़े होते थे, वो अपना दासी उसकी हवा कर रही है, बढ़िया ब्रेड बटर खा रही है, एकदम मूवी देखती थी बहुत महंगी महंगी, तो नहीं कर सकते क्वेश्चन। फिर हमारा आता है ऑप्शन नंबर डी, फाइनल डिसीजन। ये डेमोक्रेसी में हाथ में होते हैं, ना कि मोनार्क। मोनार्क नहीं देता, जो चाहे वो कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा कि मोनार्क के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ जल्दी से। एक 12 साल का बच्चा है और वो एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग जो है कारखाने में काम कर रहा है, कांच बनाने का। तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? क्या संस्कृत और शिक्षण अधिकार का, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, या समानता का अधिकार? बताओ भाई आंसर। बताओ आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली मैम उसका क्या है, हमारे संविधान में 6 से 14 इयर्स के बच्चों को बिल्कुल भी काम करने नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल भी किसी भी रूप में वो काम नहीं कर सकते। क्या करते हैं, एब्सोल्युटली यस योग्यता। हमारे भारत देश के संविधान के हिसाब से 6 से 14 साल के बच्चे से, या ऑब्वियसली जब वो पैदा हुआ जब से 14 साल तक आप किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके का काम नहीं करवा सकते हो, हमारे संविधान में गिवन है। और ये गिवन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में, यानी कि उसका एक प्रकार से यहां पर आपको शोषण होते हुए नजर आएगा। तो एज पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा बहुत ही बढ़िया से आंसर हो जाएगा। ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि हम किसी भी बच्चे का शोषण ना कर पाए। क्या बच्चों का शोषण होता था, आज भी होता है। जितने भी ये तुम लोग मेकअप भी यूज करते हो ना, क्योंकि जैसे हमारे पास मैक्सिमम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लोग मेकअप यूज करते हैं। आजकल मेकअप इंडस्ट्री बहुत फ्लश करे, सस्ता मेकअप बहुत मिल रहा है ना। आंखों पर वो चमकीली लगाने के लिए, गालों पर हाईलाइटर फाउंडेशन लगा, कौन बना रहा है इनको, छोटे बच्चे बना रहे हैं, माइंड्स में से जाके सारी चीजें चमकीली चमकीली लेके आते हैं। तो आज भी हो रहा है ये शोषण, लेकिन वहां के लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल करो, थोड़ा सा लंबा और बड़ा लगेगा लेकिन तुम लोग कर लोगे। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, ज्यादा ही छोटा होगा, करो जल्दी से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जो है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भारतीय संविधान भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकल्पों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों के भावनाओं को समानता प्रदान करता है। क्या ये सही बात है? ठीक है, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे।
देयर इज नो प्रोविजन। अच्छा, नो ही कह दिया सीधा। बताओ भाई आंसर क्या होगा? कह देते, कुछ तो कह देते कि थोड़ा बहुत प्रावधान है, नो ही कह दिया सीधा। ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ए ही सही आंसर होगा। कल्पना, सुमन, मोनिका, प्रिया, चारू, प्रशांत, रूबिना, आरती, रोहिणी, रीत, बहुत तेजी से हमारा कमेंट सेक्शन चल रहा है। समीर बहुत बढ़िया। देखो क्या कह रहा है, भारतीय जो हमारा राज्य है वो इंश्योर डेफिनेटली करता है। क्या इंश्योर करता है वो ये इंश्योर करता है दैट नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजन्स। वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, लेकिन ऑब्वियसली आप जो करो उसमें आपको जो भी सेंटिमेंट है वो करने में सहयोग करेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से जो भी आपको मानना है, आपको नमाज पढ़नी है, आपको गीता पढ़नी है, आपको ग्रंथ पढ़ने हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट यानी कि राज्य आप में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है, वैसे तो इसका कोई रिलेशन भी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशनल राइट्स गिवन है और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रावधान दिए गए हैं, हमारे संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। बहुत सारी जगहों पर ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, बहुत सारी जगहों पर एससी एंड एसटी के लिए सीट रिजर्व होती हैं, बहुत सारी भाषाओं में पेपर देने अलाउड होता है। तो डेफिनेटली प्रोविजन है, प्रावधान दिए गए कि अगर आप अपनी किसी भी भाषा में एग्जाम देना चाहते हो तो दे सकते हो। आपको तो पता ही, तुम लोग सीटेट का प्रिपेयर कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। और वो क्या है कि ए करेक्ट है लेकिन बी इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है मैम, हिंदी में स्ट्रॉन्ग, हाँ सही तो ए सही है तथा बी गलत है, ये तो होगा, ए सही है बी गलत है, ये गलत है, ये सही है, हिंदी में सही लिखा है ना? हाँ बताओ। ठीक है पूजा बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। बहुत सुंदर सवाल आया हुआ सवाल है। बताओ, एक ग्रुप है लोगों का और वो अन्य प्रदेश के में लेबर का काम करने जाना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते वो लोग। तो इसमें श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? मान लो कल को तुम केवीएस के टीचर बन जाओ, है ना, लेकिन तुम्हारी जो पोस्टिंग थी वो पहले पंजाब में थी, लेटर ऑन तुमने बहुत अपने साल बिताए पंजाब में, बहुत बढ़िया से तुमने अपना सब कुछ किया, एंड देन आपका ट्रांसफर हो जाता है केरला के किसी स्कूल में, है ना, और फिर आपको वहां पर मना कर दिया जाए। लेकिन हम तो फिर भी यहाँ पर क्या है, रेगुलर जो है हमारी जॉब है, यहाँ पर तो लेबरर की बात हो रही है। आप किसी से काम नहीं करवा सकते हो जबरदस्ती, और ना ही किसी को काम करने से रोक सकते हो। तुम्हारे साइड में तुमने देखा है 2 किराने की स्टोर होती है, क्या हम उनको रोक सकते हैं कि अरे बहुत कंपटीशन हो रहा है, इसको एक को बंद कर दो? नहीं ना, तो फिर तो एक अपनी मनमानी भी चला सकता है। तो हम किसी को मना नहीं कर सकते हैं, और ये हमारा, अगर हम मना करेंगे तो हमारा आजादी का, यानी कि हमारा जो क्या है, इसमें गलत लिखा हुआ है, इसमें देखो गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब यहां पर उल्टा पुल्टा है, किसी और क्वेश्चन में भी शायद ये हुआ होगा फिर तो, है ना, इसीलिए बच्चे ने बोला। नहीं इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, यहां पर गलत लिखा हुआ है। तुम्हें क्या भविष्यवाणी हो गई थी क्या पहले से ये सवाल आने वाला है? तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार सही होगा, और यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, और लिख भी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करते हैं। तो इनकरेक्ट नहीं, मिसमैच है, ठीक है, लिख दे रहे हैं, मिसमैच इन ऑप्शन। तो क्या होगा, अब हिंदी वाले अलग बताएंगे, इंग्लिश वाले अलग बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंग्लिश वाले राइट टू फ्रीडम बोलेंगे, और ये हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार। उसका स्वतंत्रता है भाई, वो कहीं भी काम करे, उसकी मर्जी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन में भी, अच्छा लास्ट क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन में सही तो है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये भी। बता रहे तुमको, मैंने आपको बताया, मैंने कल जो है तीनों एनसीईआरटी बैठ के सारी देखी हैं, और यही डिस्क्रिप्शन निकाला है, यही पूरा निकाला है कि प्रीवियस ईयर से हो जाएगा, खुशी मनाओ, ढोल नगाड़े बजाओ। ठीक है, चलिए निकिता, जो स्टार्टिंग में हमने बता दिया कैसे। आई थिंक अगर आप सर्च कर लोगे चैनल का नाम तो शायद मिल जाए, बट बाकी पता नहीं अगर सर्च करने से मिल जाता है क्या चैनल, टेलीग्राम सर्च करने से भी मिल जाता है।
चलो आंसर बताएंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक या फिर सुवर्ण? एबीडी, एबीसी, एसी, एबीसीडी? अच्छा, हमारे पास ना एक अमेंडमेंट हुआ था जो कि हम जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन होते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते थे हम। एक हमारे पास ऐसा दिन आया कि हमने ना संविधान में इतना सब कुछ ऐड कर दिया कि हमने फिर उसको लघु संविधान ही कहना शुरू कर दिया। एक नया छोटू सा संविधान बना लिया, डिक्शनरी जैसा। और ये हुआ था 42nd संविधान में संशोधन करके। संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर तुम अपनी कुछ चीज लिख रहे हो, तुम भी तो लिखते लिखते मिस्टेक कर देते हो, फिर इसको मिटोते हो। बस ये थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, है ना। ए का सी बन जाता है, सी का डी बन जाता है, ये तो नहीं लिखना था, है ना। किसी चीज को डबल डबल भी लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये जो हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1976 में, ये पूरा आया था, ठीक है। इसी को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उससे पहले हमारे पास 3 नए शब्द ऐड करे गए थे इसी साल में, ठीक है। अब मुझे ये कौन बताएगा कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए थे? वो थे सोशलिस्ट एंड सेकुलर एंड क्या, बताओ। ऑप्शन में अब भी मिसमैच है। हे भगवान, क्या कीजिएगा इसका। ये दोनों ना, अरे एक ही गड़बड़ है, वो है ये। लो, हो गया ठीक। काहे परेशान हो रहे हो? और ये हमारा सही आंसर है भी नहीं वैसे, ठीक है। चलो बस खुश, अब कर दिया। बताओ आंसर क्या होगा। देखो ध्यान से सुन लो, 1949 तक पूछ रहा है। यू ओरिजिनली क्या, कौन से 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ था, है ना। तो यहां पर याद रखना, जो हमारा ए और सी है, यानी कि भारत अपने आप को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक तो कहता था। क्या कहता था? कि मैं लोकतांत्रिक हूं और मेरा एक गणतंत्र है। ये 2 शब्द यहां पर इस्तेमाल होते थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन 3 शब्द थे जो बाद में लेटर ऑन ऐड हुए, वो थे समाजवाद, सुवर्ण और आपका प्यारा धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर। आप इसको 3 स्क्वायर से भी याद रख सकते हो, है ना। एस का स्क्वायर ही कहते हैं ना इसको, नहीं सॉरी क्यूब, है ना। हमारा मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है। तो यहां पर क्या है? सोशलिस्ट यानी कि समाजवाद, ठीक है। उसके बाद सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब ये होता है कि जो भी डिसीजन लेंगे वो लोग लेंगे, लोगों के हाथ में, हम खुद के प्रभु हैं। अब हमें सामने वाला अंग्रेज नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब हम खुद अपने डिसीजंस लेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेकुलर वर्ड। ये बाद में लेटर ऑन संविधान में ऐड करे गए, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? अब बताओ तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी फॉर क्यूटी पाई। तो आंसर ए सी हमारा जो अब बंद हो गया है चलना, ठीक है। अब हमारे को याद रखना है, वेरी गुड सबा, दिस वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल। और प्रियम्बल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल हमारे हर एनसीईआरटी में पहला दिया होता है ना, जिसमें लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या लिखा होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा होता है। यही हमारे संविधान में फिर शुरुआत हो जाती है, यानी कि अब ये क्वेश्चन करो जल्दी से। चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन जस्टिस। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। अच्छा फॉल्स पूछे भाई, खेला हो गया है। गलत बात कौन सी है इनमें? बाकी मतलब 3 सही होंगी। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये वाला, हमें बड़ा मजा आता है क्वेश्चन करने में जहां पर 3 बात गलत होती है, ठीक है, 1 बात सही होती है। बताओ जॉन जल्दी से, टेक योर टाइम एंड टेल मी द राइट आंसर। चलिए भाई फटाफट से करो। If the accused has not been given a chance to defend, it would not be considered a fair trial. ये भी सही बात लग रही है। Supreme Court does not have the power to intervene in a case of a dispute between center and a state. Oops. Right to water has been interpreted as a part of the fundamental right to life. जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा।
देखो करते हैं सवाल को, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं बढ़िया से, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमें करने भी हैं, देखो ध्यान से। अब ये होता है जो ऑप्शन नंबर ए है, ये पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये होता है जब भी किसी जनता का, यानी कि हम तो जनता है ना, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान का भी कोई भी कुछ भी राइट का उल्लंघन होता है, अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकता है। आप किसी को फालतू में किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। कल को मैं ईशा पर इल्जाम लगा दूं कि अरे ईशा ने ऐसे कर दिया वैसे, और उसने कुछ करा भी नहीं हो, उल्टा केस मेरे पर पड़ जाएगा, तो ईशा मेरे खिलाफ क्या कर सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकती है, इसने मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करा है, ठीक है। या फिर सरकार के खिलाफ भी हो सकता है कि सरकार कल को कोई कानून पास कर देगी, इसके खिलाफ, इसके लिए हमें अभी लास्ट क्वेश्चन कहां से आ गया, बहुत क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करवा रहे, एक तरीके से ये याद रखो। देखो पीआईएल का मतलब ये होता है कि जनता का कोई भी देगा भाई, ये जनता सुप्रीम है, जनता है, जनार्दन है ना, खांसी का टाइम हो गया। पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, अब इसका एक बहुत बेहतरीन केस जो है स्टडी दिया हुआ है क्लास 9 की किताब में। आपको पता है कि जब हमारा आरक्षण दिया गया तो पहले एससी और एसटी को दिया जाता था, पता है आप लोगों को, लेकिन मैडम जी आज तो हम ओबीसी को भी देते हैं और ईवीएस को भी देते हैं, पता नहीं जो है अलग अलग कैटेगरी में हमने आरक्षण देना शुरू कर दिया। तो जब ओबीसी का रिजर्वेशन शुरू हुआ तो भाई साहब एक सरकार आई, सरकार ने बोला देखो हम तुम्हें वोट दे दो, तुम हमें, हम तुम्हें ओबीसी को रिजर्वेशन दिलवा देंगे, बड़ा मजा आ जाएगा फिर, है ना। तो यहां पर अब ओबीसी जो है आरक्षण ले लेती क्योंकि वो सरकार जीत जाती है। अब वो सरकार जीत जाती है तो बोलती है तो अब तो ओबीसी को रिजर्वेशन देना पड़े, फटाफट से पूरा कागजी कार्रवाई होती है, कानून वानून पास होके भैया कानून बन जाता है। पर कुछ लोगों को लगता है कि अरे ये क्या खेला कर दिया, ये तो बहुत गरीब है जो है, लोग परेशान हो जाएंगे, ये तो बहुत गलत बात है, वो जो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है ये तो नहीं होना चाहिए था। तो फिर जाके केस जो है वो फाइल होता है, बहुत भयंकर केस चलता है, सरकार और एक इंदिरा स्वानी जी जो है यहाँ पर थे, और वो उनके बीच में बहुत भयंकर केस चलता है भाई साहब। तो फिर जो है सरकार जीत जाती है केस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो ओबीसी को बढ़िया रिजर्वेशन दिया है। तो उन लोगों ने यही पिटीशन फाइल करी थी जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाली फाइल थी, कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हो, जनता का ये तो हमें आपने शुरुआत से कहा था कि ये जो अधिकार मिलेगा तो सिर्फ एससी और एसटी को मिलेगा। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं सही बात है और आपको ये देना चाहिए, और ये ओबीसी को बढ़े, और उस दिन से ओबीसी को मिलना रिजर्वेशन जो है शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से 27% रिजर्वेशन उस दिन से लेके आज तक मिलता जा रहा है। तो डेफिनेटली ये बात गलत नहीं है, आप अपना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली भाई एक्यूज्ड है, उसको चांस मिलेगा कि वो अपने आप को डिफेंड करे कि अरे मैंने बोल दिया कि अरे चंदा को ले आओ, अभी वो पढ़ती नहीं है बिल्कुल, अरे वो तो अपने नोट्स दिखाएगी, वो पढ़ती है, वो अपनी हिस्ट्री दिखाएगी यूट्यूब, क्योंकि वो लाइक भी करती है वीडियो को, वो पढ़ती भी है पूरा, उसने सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया, तो हम उसको कैसे बोल देंगे, उसको मौका तो देंगे ना उसकी बात, नहीं हम बोले नहीं हमारे आज डिसीजन ले ले, वो नहीं पढ़ती है, अरे हमें पता है ना वो पढ़ती है, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये मतलब ये हमारी सही बात है, ये गलत नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब हमारा सही जवाब नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं होती है कि और सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी ना बोले, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट तो सलमान खान है, वो कुछ भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है डज हैव पावर, यहाँ पर नॉट निकाल के तुम्हारे लिए खेल लिया है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है। ऑप्शन सी भी सही है, लोगों का जो पानी का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है ना, कि भैया जिंदगी, हवा का, ये जो हवा इतनी प्रदूषित हो रही है, ये जिंदगी जीने का अधिकार है हमारे पास, सरकार को हम गिरा सकते हैं, है ना, पूरा धावा बोलते हैं ना, सारे लोग अपना धावा बोलते हैं, अरे बताओ प्रदूषित हवा का इलाज नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे भाई, अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को पता ही नहीं, आ रहे प्रदर्शन करो भाई, लेकिन फेफड़े खराब हो जाएंगे, क्या कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, बातें करते हैं तुमसे, फिर आगे बढ़ेंगे। बताओ और कैसे हो तुम लोग, चलो पर्णिका वेरी गुड बेटा। चलिए तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी, सी राइट नहीं है, राइट ऑप्शन है, वो गलत है, ठीक है। चलिए एक्चुअली ज्यादा बोल देता है ना, तो अब फेफड़े तो कमजोर हो ही गए हैं दिल्ली में रह रह के, है ना, ठीक है। मैम सुप्रीम कोर्ट और सलमान खान का क्या कनेक्शन है? यू आर अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। चलो
मैम एयर प्योरीफायर लगा दीजिए। हम ना तुम्हें अभी कमेंट सेक्शन में पेटीएम का स्कैनर दे देंगे, ठीक है, तो तुम थोड़ा सहयोग कर देना, बहुत महंगा आता है। मैम और कितनी देर चलेगी क्लास, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं? 10 मिनट, 10-15 मिनट और करेंगे। मैम हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। मैम आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे रहती है? तुम सबके प्यार से। अरे इधर लाइटिंग वाइटिंग होती है, ऐसा ही दिखता है, ये जो दिखता है वही होता है बस। थैंक यू सो मच। चलिए ईस्ट और वेस्ट, हर क्लास इज द बेस्ट। चलिए भाई चलो शुरू करें पढ़ाई। मैम मेरे 110 आ जाएंगे क्या, कैसे लाएं? बताएं कैसे लाएं? रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, पोल लगा दीजिए। कहां पर? तुम्हारे घर के बाहर। चलो रिफ्रेश हो गया, चलो फिर से करते हैं। रिफ्रेश हो गया है, पेज को करेंगे डिलीट, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो क्वेश्चन को। चेंज द वर्ल्ड, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2006 की बात हो रही है, तो अभी पढ़ा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, लड़कियों को प्रॉपर्टी मिलेगी, लड़कों को फिर दिल दहलने लगेगा। क्वेश्चन में आ गया। Which law came into effect in 2006 in India recognizing the right to violence-free women for violence-free home for women? घरेलू हिंसा, हिंसा मुक्त घरों का, यहाँ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पनिशमेंट ऑफ डाउरी डेथ एक्ट। बताएं, पढ़ लो लिख लो, डाउरी तो नहीं पड़ेगा। आजकल तो लोग नौकरियां लगी होती है, बढ़िया कमा रहे होते, तब भी डाउरी देते हैं। क्या रहा है, हमने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया है, इतना तुम कर ही सकते हैं अपनी बेटी के लिए, है ना? चलिए अंजलि, आराधना, संदीप, प्रीति, रेहाना, सौम्या, ईशान, बहुत ही बढ़िया। चलो तो अब ये हो नहीं सकता, यानी कि इसका सही जवाब नहीं हो सकता, ये क्यों 2005 में आया था, ठीक है। उसके साथ साथ ये कौन बताएगा, ठीक है, आज उसको हमारी तरफ से जो है कुछ तो हम दे देंगे अगर आप इसका सही जवाब बता दो, ठीक है। उसके बाद हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। जितने बच्चे ऑप्शन कह रहे हैं बी, ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये वही चैप्टर है विमेन चेंज द वर्ल्ड, यही वही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 विमेन चेंज द वर्ल्ड, विमेन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है, ये वही चैप्टर है हमारा जिसमें कि हमारा गिवन है, ठीक है। चलिए साउंड प्रॉब्लम हर किसी को हो रहा है क्या, बताओ कैसी नजर लगा दी, आवाज पे ही नजर लगा दी। 1997 पक्का, ज्यादा लेट नहीं हो गया? बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रही है, गाने बज रहे हैं क्या बैकग्राउंड में? थोड़ा सा देखते हैं। हेलो हेलो हेलो, चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, आज का होमवर्क दे रहे हैं, ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट दी वर्क प्लेस होता था, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बच्चियां पढ़ने जाती थी ना स्कूल में, उनके, अब ठीक है, कौन नजर लगाया भाई, कौन हमारे टुटर पुटर काला जादू कर दिया बिल्कुल। चलो अब ठीक है, ओके आराधना बेटा वेरी गुड। ये जो है आज का होमवर्क है और ये आप लोगों ने करना है, ठीक है, अच्छे से मैं बता रही हूँ क्या करना है, क्या करना है। चैप्टर डाउनलोड करना है, चैप्टर हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, और ये आप लोगों को करना ही करना ही करना है। और तो और हम तुमको पेज नंबर भी बताते, अगर हम ये वाला पूरा, ये भी और हमारा ये भी और सारी चीजें एक ही चैप्टर में गिवन है, और जल्दी से खोल लेना पेज नंबर 64, सीधा पेज नंबर 64 खोलोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा पूरा कहानी, और उसी के पहले इसी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चों के साथ जो चीजें होती थी, स्कूल वो नहीं जा पाती थी, वर्क प्लेस में महिलाएं भाई काम नहीं करती थी, बहुत पुरानी बात है ये, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में आया था ये कानून, ठीक है, तो ये दिया गया था ताकि महिलाओं के साथ कुछ ना हो चीजें, और फिर बाकी बताना, ठीक है। तो लेकिन ये आंसर है हमारे चैप्टर 5 और पेज नंबर 24 पर ये आपको मिल जाएगा। चलिए फटाफट से करते हैं, बहुत ही फटाफट से अब सेशन को करेंगे, क्योंकि अब हमारा सारा कंसेप्ट जो अभी तक पढ़ा है वो दोबारा से रिपीट आएगा, ठीक है। चलो, fundamental right against exploitation in India prohibits the employment of children below the age of dash in any factory, mine or other hazardous work. भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत डैश वर्षीय आयु से कम बच्चों की फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार प्रतिबंधित है, एंड दैट इज नन अदर देन आपका 14 साल। अरे भाई याद कहां जा,
14 साल के छोटे बच्चे से आप कुछ भी काम नहीं करवा सकते हो। ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उससे पानी तो मांग ही सकते हो, आप उससे क्या नहीं काम कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, उसका रोजगार नहीं, रोजगार मतलब पैसा, काम के बदले वैसा। छोटे भाई बहन से पानी खाने का गिलास तो मांग ही सकता है, कमर वमर तो पैर वैर तो दबा ही सकते हैं, तो थोड़ी होता है। मैं तो बहुत पैर दबाती हूँ अपने छोटे भाइयों से, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते हो तुम कितने ज्यादा। चलो जल्दी से करते हैं, कराया हुआ सवाल है, फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीडीएफ भी दी थी इसकी और पढ़ने को भी दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना। ठीक है, एक सेकंड रुको, साउंड का कुछ करते हैं। देखो अभी करते हैं छुमन, तुम कुछ गड़बड़ परेशानी मत करना छुमन। अब बताओ, अब ठीक है, बहुत पढ़ा है, क्या है, अछूत, तिरस्कार, पिछड़ा, झूठन। वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कौन सी कास्ट से थे, दलित कास्ट से थे, बहुत बुरा व्यवहार इनके साथ होता था, और इन्होंने अपनी आप बीती अपनी बुक झूठन में डिस्क्राइब करी है। और ये क्या है, ये कौन सी कास्ट से थे, ये दलित थे, जहां पर सारे लोग बैठ के पढ़ रहे होते थे, ये पूरे स्कूल की सफाई कर रहे होते थे, ये हमने आपको पढ़ाया है। चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है, विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, महिलाएं, जाति और बदलाव। ठीक है, ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर भी करी हुई है, प्लीज इसको पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको ये दी थी पीडीएफ पढ़ने के लिए। ठीक है, वैसे मेरे पास बुक भी आ गई है, मैं पूरी बुक ही आपको देने वाली हूँ, यानी कि बुक की पीडीएफ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करते हैं, बताओ जल्दी से, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना तो कर लेंगे इस सवाल को। कानून बनाने वाला, कानून को फॉलो करवाने वाला, और जो कानून को फॉलो नहीं करेगा उसको देखने वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता, इंटरप्रिटेटर कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं, न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है, या फिर संसद होता है, बताओ। हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी अलग होती है और फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, और वो होता है इंडस्ट्री का सलमान खान। जैसे बॉलीवुड में सलमान खान की इंपॉर्टेंस है, उसी प्रकार से जुडिशरी में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी की इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल सही बात है। इसके लिए मैंने आपको एक कहानी बतानी है, ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी कानून पार्लियामेंट से पास हो जाता है, पार्लियामेंट से कानून पास हो जाता है और वो लॉ बन जाता है। ठीक है, आपको पता है ना, कोई भी कुछ भी चीज होती है तो वो एकदम से थोड़ी ना आप जो है सब कुछ एकदम पास हो जाता है, नहीं, उसको समय लगता है। तो जब वो लॉ बन के इनैक्ट हो जाएगा तो सबसे पहले फिर वो लोगों के बीच में जाएगा। अगर लोगों को वो पसंद नहीं आएगा कि अरे ये कैसा कानून हो गया, तो वो पीआईएल फाइल कर देंगे, यानी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल देंगे, फिर केस चलेगा, और फिर केस चलेगा तो डिसाइड होगा कि क्या यह बात सही है, या तो ये बात सही होगी या फिर ये बात गलत होगी। और केस कहाँ चलेगा, ऑब्वियसली मैम जुडिशरी में चलेगा। तो जो फाइनल इंटरप्रिटेटर होते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो जुडिशरी होती है, और इसीलिए आज भारत में अगर कोई पोस्ट है जो सबसे पावरफुल है तो वो है जुडिशरी। सारे पॉलिटिशियन सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे अगर जुडिशरी ज्यादा बेहतरीन होगी, लेकिन फिर भी याद रखना कि पॉलिटिशियन ही सबसे पावरफुल है, अदर देन दैट नोबडी होल्ड्स एनी इंपॉर्टेंस। पॉलिटिशियन मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर आपके हाथ में पावर है कुछ भी हो सकता है, देश दुनिया से गायब भी हो सकते हो तुम, तुम्हारा पूरा इतिहास भी मिट हो सकता है, इतने पावरफुल होते हैं पॉलिटिशियंस, दे आर सुप्रीमली पावरफुल एंड ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल। ठीक है, ये पूरा का पूरा लोगों के वजह से पावरफुल होते हैं, हम ही तो चुन के भेज रहे हैं कि भाई ये जाओ जिंदगी जियो अपनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा आंसर होगा जुडिशरी। कोई भी पार्लियामेंट से लॉ बन के निकलेगा, अब वो लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं, तो मान लो लोगों को पसंद नहीं आएगा तो पीआईएल फाइल करेंगे। और ये ओबीसी का बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा था पहले। एक पूरा का पूरा केस चला था, यूनियन ऑफ स्टेट वर्सेज इंदिरा स्वानी जी का केस, जिसमें कि यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार जीत गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फाइनल इंटरप्रिटेटर कौन है, जुडिशरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, देवी और सजनों तुम्हारी स्क्रीन पर, गलत नहीं होना चाहिए, पढ़ा दिया है, बोला था कि पढ़ लो, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कराएंगे पूरे सेशन में। बताओ जल्दी से, अभी तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, बताओ भाई, इतना बढ़िया से सब कुछ चल रहा था, साउंड प्रॉब्लम मतलब कैसे सही नहीं आ रही है, कोई कोई इशू है, क्या हो क्या रहा है। कौन है वो जो हमारे नजर लगाए, कौन है वो। अब ठीक है, बहुत तेज आवाज आ रही है, धीरे बोले क्या,
धीरे धीरे बोले, सब ठीक है? घिस घिस पिस आवाज आ रही है, कैसे? घिस पिस पिस। ठीक है, आराम से बोलते हैं, थोड़ा ब्रॉड साउंड है शायद, तो सैड। चलो कोई बात नहीं। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? यूनिटेड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे देश में एक सरकार आ रही है। नहीं यार, एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में होगी सिर्फ केंद्र सरकार के, नहीं भाई, एक लेवल सरकार होगा, हाँ, बस पूरे भारत में प्रधानमंत्री जो होंगे वही करेंगे सब कुछ, नहीं, एक से अधिक लेवल होगा, वही हमारा फेडरलिज्म होता है। रुकना नहीं चाहिए। अभी ठीक है? आई होप इट्स क्लियर, और ये थोड़ा सा होगा ऑडिबल विजिबल। चलो अगला क्वेश्चन करो। थोड़ा सा देखो कितना सुंदर सवाल है। अगर इसमें से आप कर लोगे ना एक दो भी, तो आपका हो जाएगा, मतलब एक दो ऑप्शन भी पता होंगे। बहुत सुंदर सवाल है। पंचायत इलेक्शन कितने साल में होते हैं? जल्दी से बताओ। ठीक है सितार बेटा, ओके, बताओ। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। हर 5 साल बाद भारत में पंचायत के इलेक्शन होते हैं। हर जनरल इलेक्शन भारत में या कहीं पर भी, हमारे भारत के किसी भी हिस्से में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अगर हम इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पंचायत देखें तो हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको पंच कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच चुने जाते हैं, और वो हमारा क्या होता है? पंच होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पंच होते हैं, जो कि फिर जाके मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कौन सी होती है? क्या वो जनसभा होती है? नहीं। क्या वो ग्राम पंचायत होती है? नहीं। क्या वो यहाँ पर 4? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 आंसर होगा। तो 5 पंच और ग्राम सभा सबसे निचली, सबसे बेसिक होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है आपका जो है होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने करना है। नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो प्रोहिबिट करती है मैनुअल स्कैवेंजिंग। वो किस एग्जाम्पल में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। एक पेडागोगी का सुंदर सा सवाल है, इसमें से आपने ऑड वन आउट करना है। बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ। Which among the following is the most important aspect to strengthen in diversity in a social science classroom? अब क्या बढ़ाना है? विविधता, डाइवर्सिटी बढ़ानी है। क्या इक्वालिटी, डिग्निटी, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, हमारी किसी भी प्रकार से आज्ञाकारी जो बिहेवियर होता है वो डाइवर्सिटी को शोकेस करता है क्या? तो जहां पर आज्ञाकारी होगा मैम, वो हमारी डाइवर्सिटी को शो करता है। आप बताओ जल्दी से। आंसर बिल्कुल सही आया, बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें ऑड वन आउट करते हैं। इक्वालिटी, डेफिनेटली बराबरी जो है वही तो हमारी डाइवर्सिटी को, कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, सब बराबर है, सबकी इज्जत बराबर है। लेकिन मैम किसी भी चीज की आज्ञाकारिता इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, और जहां पर आज्ञाकारिता होगा वहां पर हमारा ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचता है दोनों में। अब डिसिप्लिन, अब अनुशासन किस प्रकार से डाइवर्सिटी को दिखाएगा? कल को मैं आपको बोल जाऊं कि अरे भाई डिसिप्लिन दिखाओ, कि अलग अलग जो है बच्चे अलग अलग प्रकार से डिसिप्लिन दिखाएंगे, है ना। डिसिप्लिन तो अब कैसे लेना देना रख सकता है डाइवर्सिटी से? आप खुद सोचो, डिसिप्लिन डाइवर्सिटी को कैसे जो है रख सकता है? या फिर अगर हम विश्वास कर रहे हैं, विश्वास किस प्रकार से डाइवर्सिटी दिखा रहा है? लेकिन अगर पहुंच है, अगर गरिमा है और समानता है, तो बिल्कुल पहुंच है सभी प्यारे बच्चों की। स्कूल के क्लासरूम में हर बच्चा हर अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पर पहुंचा है। वो अपनी गरिमा अपने घर से लेके आया है, उसकी एक जो भी उसकी चीजें हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करता है। वो शायद अपने बैग में कुरान लाया हो, क्या वो अपने बैग में गीता लाया हो, वो उसकी गरिमा है, वो उसकी इतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। और आपको एज अ टीचर उसकी समानता का अधिकार करना है कि कोई भी बच्चा उसे ऊंचा नीचा या कुछ भी उसके साथ भेदभाव करने की कोशिश ना करे। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, जो कि यहाँ पर सभी प्यारे बच्चों ने करेक्ट भी दिया है। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सेकेंडरी काम कैसा होता है, प्राइमरी काम कैसा होता है, टर्शरी काम कैसा होता है। चलो बताओ। Which of the following persons work in the primary sector? राधा काम करती है टेलरिंग यूनिट में, गारमेंट फैक्ट्री में। सरिता काम करती है मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अ फर्टिलाइजर कंपनी। हरप्रीत काम करती है, हरप्रीत इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। वैसे हरप्रीत एक बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप भी ब्रेक कर रही है,
क्योंकि भाई ऐसा कहा जाता है ना कि अब क्रेन चलाएगी तो महिला थोड़ी चलाएगी। देख रहे हो कितना सुंदर सवाल है, बताओ आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी रॉ मटेरियल से कुछ बनाया जा रहा है, विच मीन्स कि मैम सेकेंडरी द्वितीय प्रणाली का काम हो रहा है, सेकेंडरी है। फर्टिलाइजर कंपनी में मैनेजर है, अपनी सर्विसेज दे रही है, उसको जो काम आता है वो मैनेज कर रही है। हरप्रीत क्रेन चला रही है, अपनी सर्विस दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो इस प्रकार से। वैसे आप यहाँ पर भी सर्विस ही कह सकते हो क्योंकि वो टेलर का काम कर रही है ना। तो यहाँ पर इसको जो है टेलर का भी काम कर रही है तो उसको सर्विस सेक्टर ही कहेंगे। बचता कौन सा है, हरप्रीत, जो कि क्या है रबर प्लांटेशन के जो है रोपण बागों में अपना खेती का काम कर रही है। और खेती का काम यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्टीवेशन का काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि हमारा सही जवाब होगा। चलो बताओ आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन कंसर्न ऑफ लाइवलीहुड। सारा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। बिल्कुल दे देंगे, 6 to 8 की सारी पीडीएफ दे देंगे, क्यों इतना परेशान। एक दिन सिर्फ सिविक्स की दे देंगे, एक दिन हिस्ट्री की दे देंगे, ज्योग्राफी की दे देंगे, काहे इतना परेशान हो रहे, ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन आएगा बिल्कुल 12:30 पर लास्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बताओ निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का एक विषय है। ढुलाई क्षेत्र बनना कैसे हो सकता है चिंता का विषय। कई मंजिल छोटे दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, लॉस ऑफ सेल्स बिकॉज ऑफ मॉल ऑफरिंग बिगर डिस्काउंट्स, कार्य के मौसम अनुसार प्रकृति कार्य उपलब्धता। देखो ये क्या है, लाइवलीहुड। भाई ढुलाई क्षेत्र कहाँ बनाए जाएंगे, क्रिएशन ऑफ वॉकिंग जोन, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, है ना। तो हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में सारी चीजें हो रही है, मिनरल एरिया में सारी चीजें हो रही है। अब छोटी मंजिल दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, अब छोटी दुकानें कहाँ हो सकती हैं, क्या वो हमारे रूरल एरिया में हो सकती है, समटाइम्स वी कैन से नहीं हो सकती। लेकिन मैम जो हमारा मॉल्स हैं, मॉल्स आजकल गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गांव में रूरल एरियाज में एकदम ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच रहे, वो भी अभी भी सिटीज में, और सिटीज से भी कई किलोमीटर दूर गांव, लेकिन हाँ एक्सेस सब लोगों को मिल रहा है। लेकिन मैम गांव की जो मेन चिंता है उनके कामकाज की, आजीविका की, वो ये है कि उनको मौसम के आधार पर काम मिलता है। सीजनल जो नेचर है वर्क का वो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है गांव में। अब आप पूछोगे कि क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये हमारी जमीन है और ये हमारा आने वाला समय है, ये 1 साल, और ये क्या है आफ्टर 1 ईयर। अब आप खुद सोचो कि कोई ऐसी फसल है जो 1 साल लेती हो, जो कि गन्ने की फसल होती है जो लगभग 1 साल ले लेती है। जब गन्ने का बीज बोया जाता है तो ऑब्वियसली जब गन्ने का बीज बोया जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि अगले ही दिन वो गन्ने की फसल खड़ी हो जाएगी। क्यों में, लेकिन यहाँ पर जो 11 महीने का गैप होगा, यहाँ पर जो काम कर रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र के लोग, उस समय उनके पास कोई पैसा नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 साल का जो गैप है, ये जो सीजनल नेचर ऑफ वर्क है कि अभी फसल नहीं है लेकिन अब फसल खड़ी होगी, अब फसल काटने का टाइम आ गया है, अब उनको काम भरपूर मिलेगा, लेकिन 11 महीने कोई काम नहीं मिलेगा, राइट। तो इस सीजन पर डिपेंड करता है, हार्वेस्ट एंड सोइंग सीजन पर। जब बीज बोया जाता है तो काम नहीं होता, लेकिन जब हार्वेस्ट का समय आता है तो सब लोग बिजी हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये अपने मनमानी भी करता है और करनी भी चाहिए। चलिए तो हमारा क्या है, आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और ये आपने बहुत सुंदर तरीके से बताना है। भले ही बहुत भारी भरकम सवाल लग रहा होगा, लेकिन नहीं है भारी भरकम। चलो बताओ, आखिरी क्वेश्चन है हमारे सेशन का। आई होप इट इज विजिबल, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा बहुत बढ़िया से। करो जल्दी से सवाल को। भारतीय संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों तक ही सम्मिलित ना रहे जो राजधानी में बैठे हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान ने ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिया हुआ विवरण निम्नलिखित में से भारत के संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है। क्या बोलती है जनता, क्या ये शक्तियों का बंटवारा है, क्या ये संघवाद है। लेवल ही देख लो, लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे उसका जो रिवीजन करेगा, है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, धर्मनिरपेक्षता है। बताओ आंसर बहुत ही सिंपल और क्लियरली आपके सामने है, एंड दैट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ही यहाँ पर क्या है, हमारा डिफरेंट लेवल ऑफ क्या है, सरकार इंश्योर कर रहा है। ताकि क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर तो अलग हो सकता है ना, लेजिस्लेटिव की अलग पावर है इस तरीके से, लेकिन संघवादी तो ये डिस्कस करता है, और जहां पर लेवल लिखा हो वहां पर आपका फेडरलिज्म उसका दोस्त भागे भागे आ जाएगा, ठीक है। तो एल और एफ ना एक तरीके से लफड़े की तरह लगता है
है ना, लफड़ा हो गया जैसे कोई, तो जहां पर लेवल होगा वहां पर फेडरलिज्म होगा, जहां पर ऑर्गन होंगे वहां पर हॉरिजॉन्टल होगा, है ना। तो ओ और लफड़ा, ओ लफड़ा, तो इस तरीके से एक शॉर्ट ट्रिक निकाल लेना, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो लेवल्स जब जो है वो सबके निकलेंगे, और ये हमारे सेशन का आखिरी सवाल है, ठीक है। था मतलब हो चुका। अब जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं इसमें पीडीएफ में जो नहीं कराए हैं, नहीं दिखाएंगे, एक बार दिखा देते हैं, एक दिखा देते हैं, वो सब उसी से रिलेटेड है जो अभी कंसेप्ट कराए हैं, जैसे कि ये देख लो, है ना, नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से ये अब जो पीडीएफ मिलेगी तो 4-5 क्वेश्चन है वो सब होमवर्क करना है, और जब आपको शाम का समय मिलेगा तो हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे 9 बजे, ठीक है। तो होमवर्क अभी ये कर लो और सारी चीजें, ठीक है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा वो मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में बता दी सारी चीजें। यहाँ पर आप लोगों को, जो भाई साहब कितना बड़ा पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जाना, इस पर जो है इसकी जो मतलब बायो होता है इस पूरी आईडी का, उसमें ब्लू कलर के लिंक होगी, इस पर क्लिक करोगे तुम्हें ले जाएगा ग्रुप में, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस क्लिक करना, वहीं पे बैठे बैठे तुम ग्रुप में पहुंच जाओगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास है वो समाप्त हो जाता है। 4 कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, समझ जाओ कितना बढ़िया। आप लोगों को एक्सप्लेनेशन यहाँ पर फिर हम देंगे 9 बजे, ठीक है। ओके, अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को? हाँ संचिता, व्हाट आर यू आस्किंग? ठीक है, पता नहीं कौन जो है हमारे माइक को नजर लगा दिया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड दिव्या, मिशा, अमिता। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, जब कोई भी पावर एक से अधिक लेवल पर दी जाए, कि अगर मान लीजिए मैंने सारी की सारी पावर निकिता को दे दी, तो निकिता बोले आज तो मैं मनमानी चला दूंगी अपनी पूरी फुल, जब मर्जी उठूंगी जब मर्जी सोऊंगी, है ना। जैसे घर पे मम्मी नहीं होते तो हम कभी भी सो जाते कभी उठ जाते हैं, मस्त खाते पीते हैं, है ना, जो अपने उससे काम से बच जाते हैं। लेकिन मम्मी घर पे होती तो टाइम से उठना पड़ता है, डर भी तो लगता है ना, वरना फिर पिटाई हो जाएगी। चलो ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में कल, और कल हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, और फिर आपको पता ही है हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दी मैंने। और मैंने जो जितना नोटिस करा है वो ये नोटिस करा है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें हमने कंप्लीट सिविक्स रिवाइज करी, कंप्लीट सिविक्स, कुछ भी नहीं बचा है। एक आधे क्वेश्चन जो है वो करा देंगे जब हमारी मैराथन वाली वीडियो होगी, ठीक है, उसमें हम क्वेश्चंस भी बना के लिखेंगे, इसलिए समय लगता है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।